नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं राम मोहन नायडू जी। जी नमस्कार। राम मोहन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय पूरा देश पहली बार पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। हाँ जी। और माना जाता था कि जो मौजूदा सरकार है प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन इनकी पार्टी ने सरकार की नींदें उड़ा दी है। तो आखिर क्या कारण है कि पिछले 4 साल तक आप लोग चुप थे और अचानक जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अब आप लोग बीजेपी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समझाना चाहूँगा कि 4 साल तक हम चुप नहीं थे। माने कि हम उनके साथ ही रहे हैं, एनडीए के सहयोगी दल रहे हैं, पर हमने अपनी कोशिश जारी रखी है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मकसद यही है कि ये जो भी आज राजनीति का दावा लगाया जा रहा है, पर हमारा यही था कारण ये सब करने का कि आंध्र प्रदेश जब विभाजन हुआ था, एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसी संसद में बनाया गया था। उसके तहत हमें काफ़ी सारे चीज़ें प्रॉमिस किए गए थे, अश्योर किए गए थे। उस अश्योरेंसेस को अगर वो पूरी तरह मिलने चाहिए अगर आंध्रा को, तो केंद्र सरकार को कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। वो 4 साल तक हमने कंसल्टेशंस, डेलिब्रेशंस, बहुत सारे चर्चाएं की, डिस्कशंस की। आपको पता भी होगा हमारे मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी लगभग 30 बार आ चुके हैं, फिर भी 4 साल हो गए। 5 बजट उन्होंने केंद्र सरकार ने प्रवेश किया, पर ऐसा कुछ भी उन्हें स्पेशल कंसिडरेशन आंध्रा को कभी नहीं दिया। और दूसरी बात, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो भी चीज़ें थे, जो चीज़ें हमें हक के तहत मिलने चाहिए थे, उनमें भी एक भी पूरी तरह से पूरा नहीं किया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, विशेष राज्य का दर्जा है, वो एक प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको निभाने की ज़रूरत इस सरकार में भी है, इस प्रधानमंत्री जी को भी है, उसको भी पूरा नहीं किया। जब ये सारे 5 बजट के बाद भी हमने देखा कि कुछ ऐसा स्पेशल कंसिडरेशन केंद्र सरकार के प्रति कुछ नहीं हो रहा, तो हमने भी सोचा कि एक आंदोलन शुरू करना चाहिए। लोगों के हिसाब से जो उनके राय हैं उनको ये सांसद में दिखाना चाहिए। तो इसमें भी हमने एक स्टेप्ड अप्रोच लिया। ऐसे नहीं कि सारे एकदम से हमने 4 साल चुप रहे और एकदम से आए। हमने 1 महीने तक ये आंदोलन किया। सबसे पहले एमपीज ने अंदर बाहर पार्लियामेंट में पूरी तरह से आंदोलन करी, फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी। तब हमने एक और डिसीजन लिया कि हमारे मंत्री भी बाहर आएंगे, इस्तीफा देकर मंत्री भी बाहर आके 1 हफ्ता हुआ, कोई भी रिस्पांस नहीं। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, कोई भी उनके केंद्र सरकार से कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हम लोग आंध्रा के लिए कुछ करेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि बहुत हो गया, अब एनडीए से भी बाहर निकले, फिर उसके बाद हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। तो ऐसा स्टेप्ड अप्रोच था हमारा। सबसे डे 1 2014 में जब से सरकार बनी है तब से ही एक स्टेप्ड अप्रोच हमने लिया है। हमने एक ही रास्ता अपनाया कि जब तक हम साथ में हैं कोई विरोध में ना बोले, जब तक साथ में हैं तो डेलिब्रेशंस के साथ, डिस्कशंस के साथ ही काम चलाना चाहिए। इसलिए हम चुप नहीं थे, हम बातें अंदर की तरफ कर रहे थे। जब बात बाहर निकली तो उनके पास भी मौका था उसको निपटाने के लिए, उनके पास भी उनको ही करना चाहिए था, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था मदद करने के लिए। पर उस तरह का रिस्पॉन्स जब नहीं आए तो हम अपना रास्ता हमें खोजना पड़ा। देश की सरकार एक दौर था कि चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर चलती थी। हाँ जी। और उनकी मर्जी से चलती थी, और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका एक किंग मेकर की हुआ करती थी। और आज क्या मजबूरी थी कि 30 बार दिल्ली का चक्कर काटने के बाद भी उनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों में अनसुनी कर दी गई? वही आपको केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि एक कितने इन्फ्लुएंस्ड, वरिष्ठ और अनुभवी नेता चंद्रबाबू नायडू जी, ऐसे कोई नया नेता नहीं है। पहले एनडीए के दल में भी वो एनडीए के कन्वीनर रह चुके हैं। उससे पहले जो दल बने थे यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, उनमें भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। चुनाव से पहले जब हमारा संगठन हुआ था उस टाइम ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, सारे बीजेपी के नेता हैं, वो सब आंध्रा आए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि केंद्र सरकार बनने के बाद हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हम जो भी अन्याय आंध्रा के साथ विभाजन के बाद हुआ है उस सबको पूरा करेंगे, हम पूरी तरह से आपके मदद करेंगे। ये सब तो उन्होंने वादा किया था। उसी बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आपके दिए हुए वादे, आपके बोली हुई बातें हैं, वो हम याद दिला रहे हैं, आपको करना चाहिए। 4 साल तक इतनी कोशिश करी तो ये बात केंद्र सरकार को ही बताना पड़ेगा कि एक मुख्यमंत्री को 30 बार क्यों आना पड़ा दिल्ली। इतने आने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो उनके पास ही समाधान इनका होगा। तो क्या इसका कारण ये है कि आज की तारीख में लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर थी वो कम हो गई है, या उनकी जो पॉलिटिकल ताकत है, उनका जो जनाधार है आंध्र प्रदेश में वो काफी कम हो गया है? इस वजह से उनकी बात अनसुनी कर दी है। क्योंकि अगर देखिए आज जो अविश्वास प्रस्ताव चंद्रबाबू नायडू जी लेके आए तो कितने लोग आज सपोर्ट में आगे आए?
ममता दीदी उन्होंने भी पब्लिकली बोला कि चंद्रबाबू नायडू जी अविश्वास लेके आते तो हम मदद करेंगे। कांग्रेस भी आज जो विपक्ष है हमारे वो भी कह रहे हैं कि मदद, क्योंकि एक जेन्युइनिटी है हमारे, एक क्रेडिबिलिटी हमारे लीडर में है चंद्रबाबू नायडू जी। तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूं कि उनका कुछ बार्गेनिंग पावर कम हो गया। ये बार्गेनिंग पावर नहीं है तो इतना मदद क्यों मिलेगा हमें? हमारे तेलुगु देशम के तो 15 ही एमपी हैं, 550 में तो सिर्फ 15 एमपी हैं हमारे, फिर भी हम इतना नो कॉन्फिडेंस मोशन इतने बेहतरीन तरीके से आज पेश कर रहे हैं संसद में। इसका मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू जी का क्रेडिबिलिटी जो उस दिन था वो आज भी है। पर केंद्र सरकार जिस तरह से उनको ट्रीट कर रही है, केंद्र सरकार जिस तरह से आंध्रा को ट्रीट कर रही है वो सही नहीं है। उसी में बदलाव आया, जिस तरह से केंद्र सरकार आज देख रही है उसमें जरूर बदलाव आया। तो आपको लगता है कि इस समय जो टीडीपी की राजनीतिक ताकत है उस रूप में नहीं है जिस रूप में कि एनटी रामाराव के टाइम में था, या चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार और दूसरी बार सरकार में थे उस समय जितनी ताकत थी उतनी अब नहीं है? देखिए, आज आंध्रा में भी राजनीतिक जो परिस्थिति है वो बहुत बदलाव आए विभाजन के बाद। उससे पहले अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो तब 42 सीट्स थे आंध्रा में एमपी के और 294 एमएलए के सीट्स थे। आज विभाजन के बाद दो छोटे छोटे राज्य बन गए तेलुगु के। आज तेलुगु की डिमांडिंग पावर भी दो राज्यों में बढ़ गई है। आज आंध्रा एक और बन गई, हिस्सा बन गया, और तेलंगाना एक और हिस्सा बन गया। दो अलग मुख्यमंत्री आ गए, दो अलग पार्टियां बन गए, दो अलग आइडियोलॉजीज आज बन गए। तो जिस तरह से कंट्रोल आपको एक राज्य के होने के नाते जो कंट्रोल रहता है केंद्र के ऊपर, उस टाइम अगर देखिए तो जब तेलुगु देशम पार्टी जीतती थी तो लगभग 30 एमपी तक जीत सकते थे वहां पे। आज दो राज्यों में बट गया। आज दोनों राज्यों में एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां के राजनीतिक परिस्थिति ऐसे हो गए। तो इस मामले में जरूर ये बोलना चाहूंगा कि जो ताकत पहले थी एक राज्य के अंदर, वो ताकत जरूर आज नहीं होगी, क्योंकि दो राज्यों में बट गया। फिर भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बाकी दो जो राज्यों के रीजनल पार्टी से उन सबका सहयोगी लेकर जो हमारे हक हासिल करने का हिस्सा है उसको थोड़ा सा और जोर के साथ केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालें। तो शायद यही कारण है कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी बनी थी, हाँ जी, आज उसी कांग्रेस पार्टी की बी टीम के साथ आप लोग समझौता करके हमने समझौता कुछ नहीं किया, और ऐसा होगा भी नहीं कि हम कभी भी कांग्रेस के पास जाएंगे और समझौता करने, ऐसा कभी आएगा भी नहीं। अब माहौल ऐसा बना है कि आंध्र प्रदेश के हक के रास्ते में हमने ये अविश्वास प्रस्ताव जब लेके आए तो कांग्रेस ने सोचा ये हमारे लिए अच्छा मौका है। हाँ, क्योंकि आंध्रा में आप देखिए विभाजन के बाद उनका किस तरह की परिस्थिति है। आज ना तो एक भी एमएलए असेंबली में कांग्रेस का है, ना एक भी एमपी कांग्रेस का आंध्र प्रदेश है। तो उनकी परिस्थिति ऐसा हो गई है कि कोई भी अच्छा सा रास्ता मिले तो उस रास्ते में चलने के लिए वो तैयार हो गए। तो तेलुगु देशम जब एक ऐसा निर्णय लेती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार पे लेके आए, जबकि विपक्ष का ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष को लेके आना चाहिए, फिर भी एक सहयोगी दल रहकर हम 4 साल के बाद निकलने के बाद हमने साहस करके जब केंद्र सरकार के लेके आए तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है हमारे लिए भी कि आंध्रा को दिखाए थोड़ा हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो लोग आके अभी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने नहीं मांगा था, हमने बोला था कि ये अपने राज्य का ये है, अपने राज्य के लिए हम लड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा एक जेन्युइन कॉज है ये, हम सबको जुड़ना चाहिए। ना केवल कांग्रेस, आज टीएमसी भी सपोर्ट कर रही है, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, और एनसीपी, सीपीआईएम, ये सब जो हमारे भी विपक्ष रह चुके हैं कभी कभी, पर ये एक ऐसा मौका है कि एक जेन्युइन कॉज के लिए उन सबको जुड़ने का मौका है। तो उस सेंस में वो सब जुड़ रहे हैं। राम मोहन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय पूरा देश पहली बार पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। हाँ जी। और माना जाता था कि जो मौजूदा सरकार है प्रचंड बहुमत की सरकार है, लेकिन इनकी पार्टी ने सरकार की नींदें उड़ा दी है। तो आखिर क्या कारण है कि पिछले 4 साल तक आप लोग चुप थे और अचानक जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अब आप लोग बीजेपी से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समझाना चाहूँगा कि 4 साल तक हम चुप नहीं थे। माने कि हम उनके साथ ही रहे हैं, एनडीए के सहयोगी दल रहे हैं, पर हमने अपनी कोशिश जारी रखी है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण मकसद यही है कि ये जो भी आज राजनीति का दावा लगाया जा रहा है, पर हमारा यही था कारण ये सब करने का कि आंध्र प्रदेश जब विभाजन हुआ था, एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसी संसद में बनाया गया था। उसके तहत हमें काफ़ी सारे चीज़ें प्रॉमिस किए गए थे, अश्योर किए गए थे। उस अश्योरेंसेस को अगर वो पूरी तरह मिलने चाहिए अगर आंध्रा को, तो केंद्र सरकार को कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है।
वो 4 साल तक हमने कंसल्टेशंस, डेलिबरेशंस, बहुत सारे चर्चाएं की, डिस्कशंस की। आपको पता भी होगा हमारे मुख्यमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी लगभग 30 बार आ चुके हैं, फिर भी 4 साल हो गए, 5 बजट उन्होंने केंद्र सरकार ने प्रवेश किया, पर ऐसा कुछ भी उन्हें स्पेशल कंसिडरेशन आंध्रा को कभी नहीं दिया। और दूसरी बात, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो भी चीज़ें थे, जो चीज़ें हमें हक के तहत मिलने चाहिए थे, उनमें भी एक भी पूरी तरह से पूरा नहीं किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, विशेष राज्य का दर्जा है, वो एक प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको निभाने की ज़रूरत इस सरकार में भी है, इस प्रधानमंत्री जी को भी है, उसको भी पूरा नहीं किया। जब ये सारे 5 बजट के बाद भी हमने देखा कि कुछ ऐसा स्पेशल कंसिडरेशन केंद्र सरकार के प्रति कुछ नहीं हो रहा, तो हमने भी सोचा कि एक आंदोलन शुरू करना चाहिए, लोगों के हिसाब से जो उनके राय हैं उनको ये सांसद में दिखाना चाहिए। तो इसमें भी हमने एक स्टेप्ड अप्रोच लिया। ऐसे नहीं कि सारे एकदम से हमने 4 साल चुप रहे और एकदम से आए, हमने 1 महीने तक ये आंदोलन किया। सबसे पहले एमपीज ने अंदर बाहर पार्लियामेंट में पूरी तरह से आंदोलन करी, फिर भी उन्होंने बात नहीं सुनी। तब हमने एक और डिसीजन लिया कि हमारे मंत्री भी बाहर आएंगे, इस्तीफा देकर मंत्री भी बाहर आके 1 हफ्ता हुआ, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले, कोई भी उनके केंद्र सरकार से कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि हम लोग आंध्रा के लिए कुछ करेंगे। उसके बाद हमने सोचा कि बहुत हो गया, अब एनडीए से भी बाहर निकले, फिर उसके बाद हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। तो ऐसा स्टेप्ड अप्रोच था हमारा सबसे डे 1 2014 में जब से सरकार बनी है तब से ही एक स्टेप्ड अप्रोच हमने लिया है। हमने एक ही रास्ता अपनाया कि जब तक हम साथ में हैं कोई विरोध में ना बोले, जब तक साथ में हैं तो डेलिबरेशंस के साथ, डिस्कशंस के साथ ही काम चलाना चाहिए। इसलिए हम चुप नहीं थे, हम बातें अंदर की तरफ कर रहे थे। जब बात बाहर निकली तो उनके पास भी मौका था उसको निपटाने के लिए, उनके पास भी उनको ही करना चाहिए था, केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था मदद करने के लिए, पर उस तरह का रिस्पॉन्स जब नहीं आए तो हम अपना रास्ता हमें खोजना पड़ा। देश की सरकार एक दौर था कि चंद्रबाबू नायडू के इशारे पर चलती थी, हाँ जी, और उनकी मर्जी से चलती थी, और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका एक किंग मेकर की हुआ करती थी। और आज क्या मजबूरी थी कि 30 बार दिल्ली का चक्कर काटने के बाद भी उनकी आवाज़ सत्ता के गलियारों में अनसुनी कर दी गई। वही आपको केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं कि एक कितने इन्फ्लुएंस्ड, वरिष्ठ और अनुभवी नेता चंद्रबाबू नायडू जी, ऐसे कोई नया नेता नहीं है। पहले एनडीए के दल में भी वो एनडीए के कन्वीनर रह चुके हैं। उससे पहले जो दल बने थे यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल फ्रंट, उनमें भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। चुनाव से पहले जब हमारा संगठन हुआ था उस टाइम ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, सारे बीजेपी के नेता हैं, वो सब आंध्रा आए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि केंद्र सरकार बनने के बाद हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हम जो भी अन्याय आंध्रा के साथ विभाजन के बाद हुआ है उस सबको पूरा करेंगे, हम पूरी तरह से आपके मदद करेंगे। ये सब तो उन्होंने वादा किया था। उसी बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं कि आपके दिए हुए वादे, आपके बोली हुई बातें हैं, वो हम याद दिला रहे हैं, आपको करना चाहिए। 4 साल तक इतनी कोशिश करी तो ये बात केंद्र सरकार को ही बताना पड़ेगा कि एक मुख्यमंत्री को 30 बार क्यों आना पड़ा दिल्ली, इतने आने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो उनके पास ही समाधान इनका होगा। तो क्या इसका कारण ये है कि आज की तारीख में लगता है कि चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर थी वो कम हो गई है, या उनकी जो पॉलिटिकल ताकत है, उनका जो जनाधार है आंध्र प्रदेश में वो काफी कम हो गया है, इस वजह से उनकी बात अनसुनी कर दी है? क्योंकि अगर देखिए आज जो अविश्वास प्रस्ताव चंद्रबाबू नायडू जी लेके आए तो कितने लोग आज सपोर्ट में आगे आए। ममता दीदी, उन्होंने भी पब्लिकली बोला कि चंद्रबाबू नायडू जी अविश्वास लेके आते तो हम मदद करेंगे। कांग्रेस भी आज जो विपक्ष है हमारे, वो भी कह रहे हैं कि मदद, क्योंकि एक जेन्युइनिटी है हमारे, एक क्रेडिबिलिटी हमारे लीडर में है चंद्रबाबू नायडू जी। तो ये बात से मैं सहमत नहीं हूं कि उनका कुछ बार्गेनिंग पावर कम हो गया। ये बार्गेनिंग पावर नहीं है तो इतना मदद क्यों मिलेगा हमें? हमारे तेलुगु देशम के तो 15 ही एमपी हैं, 550 में तो सिर्फ 15 एमपी हैं हमारे, फिर भी हम इतना नो कॉन्फिडेंस मोशन इतने बेहतरीन तरीके से आज पेश कर रहे हैं संसद में। इसका मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू जी का क्रेडिबिलिटी जो उस दिन था वो आज भी है। पर केंद्र सरकार जिस तरह से उनको ट्रीट कर रही है, केंद्र सरकार जिस तरह से आंध्रा को ट्रीट कर रही है, वो सही नहीं है। उसी में बदलाव आया। जिस तरह से केंद्र सरकार आज देख रही है उसमें जरूर बदलाव आया। तो आपको लगता है कि इस समय जो टीडीपी की राजनीतिक ताकत है उस रूप में नहीं है जिस रूप में कि एनटी रामाराव के टाइम में था, या चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार और दूसरी बार सरकार में थे उस समय जितनी ताकत थी उतनी अब नहीं है? देखिए आज आंध्रा में भी राजनीतिक जो परिस्थिति है वो बहुत बदलाव आए विभाजन के बाद।
उससे पहले अगर आप एक बार नजर डालेंगे तो तब 42 सीट्स थे आंध्रा में एमपी के और 294 एमएलए के सीट्स थे। आज विभाजन के बाद दो छोटे छोटे राज्य बन गए तेलुगु के। आज तेलुगु की डिमांडिंग पावर भी दो राज्यों में बढ़ गई है। आज आंध्रा एक और बन गई, हिस्सा बन गया, और तेलंगाना एक और हिस्सा बन गया। दो अलग मुख्यमंत्री आ गए, दो अलग पार्टियां बन गए, दो अलग आइडियोलॉजीज आज बन गए। तो जिस तरह से कंट्रोल, आपको एक राज्य के होने के नाते जो कंट्रोल रहता है केंद्र के ऊपर, उस टाइम अगर देखिए तो जब तेलुगु देशम पार्टी जीतती थी तो लगभग 30 एमपीज तक जीत सकते थे वहां पे। आज दो राज्यों में बट गया। आज दोनों राज्यों में एक आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां के राजनीतिक परिस्थिति ऐसे हो गए। तो इस मामले में जरूर ये बोलना चाहूंगा कि जो ताकत पहले थी एक राज्य के अंदर, वो ताकत जरूर आज नहीं होगी, क्योंकि दो राज्यों में बट गया। फिर भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बाकी दो जो राज्यों के रीजनल पार्टी से उन सबका सहयोगी लेकर जो हमारे हक हासिल करने का हिस्सा है उसको थोड़ा सा और जोर के साथ केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डालें। तो शायद यही कारण है कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी बनी थी, हाँ जी, आज उसी कांग्रेस पार्टी की बी टीम के साथ आप लोग समझौता करके हमने समझौता कुछ नहीं किया, और ऐसा होगा भी नहीं कि हम कभी भी कांग्रेस के पास जाएंगे और समझौता करने, ऐसा कभी आएगा भी नहीं। अब माहौल ऐसा बना है कि आंध्र प्रदेश के हक के रास्ते में हमने ये अविश्वास प्रस्ताव जब लेके आए तो कांग्रेस ने सोचा ये हमारे लिए अच्छा मौका है। हाँ, क्योंकि आंध्रा में आप देखिए विभाजन के बाद उनका किस तरह की परिस्थिति है। आज ना तो एक भी एमएलए असेंबली में कांग्रेस का है, ना एक भी एमपी कांग्रेस का आंध्र प्रदेश है। तो उनकी परिस्थिति ऐसा हो गई है कि कोई भी अच्छा सा रास्ता मिले तो उस रास्ते में चलने के लिए वो तैयार हो गए। तो तेलुगु देशम जब एक ऐसा निर्णय लेती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार पे लेके आए, जबकि विपक्ष का ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष को लेके आना चाहिए, फिर भी एक सहयोगी दल रहकर हम 4 साल के बाद निकलने के बाद हमने साहस करके जब केंद्र सरकार के लेके आए तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है हमारे लिए भी कि आंध्रा को दिखाए थोड़ा हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो लोग आके अभी सपोर्ट कर रहे हैं। हमने नहीं मांगा था, हमने बोला था कि ये अपने राज्य का ये है, अपने राज्य के लिए हम लड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा एक जेन्युइन कॉज है ये, हम सबको जुड़ना चाहिए। ना केवल कांग्रेस, आज टीएमसी भी सपोर्ट कर रही है, समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, और एनसीपी, सीपीआईएम, ये सब जो हमारे भी विपक्ष रह चुके हैं कभी कभी, पर ये एक ऐसा मौका है कि एक जेन्युइन कॉज के लिए उन सबको जुड़ने का मौका है। तो उस सेंस में वो सब जुड़ रहे हैं। राम मोहन, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।